हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल तक के वीडियो में पढ़ने क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले पढ़ने लाइफ साइकिल के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर उसके बाद में बीज पत्र के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ा, फिर तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे अपन खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। तीसरा क्लासिफिकेशन है इसका खरपतवार फसल संबंध के आधार। इसके आधार पर अपन क्या पढ़ेंगे? खरपतवारों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसके आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बेटा खरपतवार फसल संबंध के आधार पर। सबसे पहले पढ़ने इसमें निरपेक्ष खरपतवार पढ़ लिया। निरपेक्ष खरपतवार, निरपेक्ष खरपतवार। अब निरपेक्ष खरपतवार होता है क्या है बेटा? यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो किसकी उपज को कम कर देते हो, फसल की उपज को कम कर देते हो। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं बेटा? निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। इसके बारे में पढ़ने पड़ दिया था। इसके बाद में सापेक्ष खरपतवार, ये अपन पढ़ रहे थे। सापेक्ष खरपतवार, अब सापेक्ष खरपतवार होता है क्या? होता है बेटा, इस वर्ग के अंदर फसलों के वे पौधे आते हैं जिसकी किसान खेत में बुआई नहीं करता है और अपने आप खेत के अंदर उग जाते हैं। वे क्या कहलाते हैं बेटा? सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में चना उग गया तो चना क्या होता है बेटा? एक सापेक्ष खरपतवार होता है। क्या होता है? सापेक्ष खरपतवार होता है। आज पढ़ेंगे अपन नकलची खरपतवार, तीसरा। तो अपन ने पढ़ लिए थे, आज पढ़ेंगे बेटा नकलची खरपतवार। नाम से पता चल रहा है नकलची, यानी इस वर्ग में वे सभी खरपतवार आते हैं जिनकी बाहर की आकृति, जिनकी जो बाहरी आकृति होती है वो फसल के पौधों की आकृति के समरूप होती है, समान होती है। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं बेटा? नकलची खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नकलची खरपतवार कहलाते हैं। यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जिनकी बाहर की आकृति फसल की पौधों के समरूप होती है। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं बेटा? नकलची खरपतवार कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं, गेहूं में गेहूंसा होता है और धान में सांवा होता है। क्या होता है बेटा? धान में सांवा। लिखो बेटा, ये खरपतवार फसल की, ये खरपतवार फसल की बाह्य आकृति के समरूप होते हैं। यानी जो खरपतवार होते हैं वो फसल की किसकी आकृति के? बाह्य आकृति के क्या होते हैं? समरूप होते हैं और इन्हें पहचान पाना और इन्हें पहचान पाना आसान नहीं होता है।
वे खरपतवार नकलची खरपतवार कहते हैं। इसलिए इन्हें नकलची खरपतवार कहते हैं। नकलची खरपतवार कहते हैं। यानी ये खरपतवार फसल की भाग-आकृति के समरूप होते हैं और इन्हें पहचान पाना बहुत कठिन होता है, इसलिए क्या कहते हैं, नकलची खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं के खेत में गेहूसा, जैसे उदाहरण के उल्टा, जैसे गेहूं के खेत में गेहूसा, दूसरा उदाहरण है धान में सावा, धान के खेत में सावा। गेहूं का दूसरा नाम भी होता है बेटा गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा। गेहूं के 3 नाम है, गेहूं, गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा। वैज्ञानिक नाम होता है बेटा इसका फेलेरिस माइनर। क्या होता है इसका? फेलेरिस माइनर, ध्यान रखना। अब पढ़ेंगे रोगी खरपतवार। नकलची खरपतवार आ गया, यानी वे खरपतवार जो फसल की आकृति की जो भागाकृति होती है समरूप होते हैं और इन्हें पहचान पाना क्या होता है, कठिन होता है, इसलिए खरपतवार क्या कहलाते हैं, नकलची खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में गेहूसा और धान में सावा। आप पढ़ेंगे बेटा रोगी खरपतवार। रोगी खरपतवार क्या होता है बेटा? यानी जब फसल में अन्य किस्म का पौधा हो जाता हो, यानी जब किसी फसल में अन्य किस्म का पौधा हो जाता हो, उस खरपतवार को क्या कहते हैं बेटा? रोगी खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगी खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं की राज 1482 किस्म को उसका खरपतवार हो गया। जैसे गेहूं की राज 1482 पढ़ने वैरायटी हुई और उसमें लोकवन का पौधा हो गया, तो लोकवन का जो पौधा होता है वो क्या कहलाएगा बेटा? रोगी खरपतवार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रोगी खरपतवार कहलाएगा। यानी जब फसल में, देखो बेटा, जब फसल में अन्य किस्म का, जब फसल में अन्य किस्म का पौधा बिना बोए उग जाता हो, बिना बोए उग जाता हो, उस पौधे को रोगी खरपतवार कहते हैं। जैसे गेहूं के खेत में, जैसे गेहूं की राज 1482 किस्म की, राज 1482 किस्म में लोकवन का पौधा होगा, लोकवन का पौधा होगा। यानी जब फसल में, यानी जब कोई फसल है, जब फसल में किसी अन्य किस्म का पौधा उग जाता हो तो उस पौधे को क्या कहते हैं? रोगी खरपतवार कहते हैं।
जैसे अपन ने ये रात 1400 किस्म बोई, उसके अंदर लोकवन का पौधा उग गया, तो उस पौधे को क्या कहते हैं बेटा? रोगी खरपतवार कहते हैं। अब पढ़ेंगे परजीवी खरपतवार। क्या पढ़ेंगे? परजीवी खरपतवार। पांचवा परजीवी खरपतवार। अब परजीवी खरपतवार क्या होता है बेटा? पर का मतलब होता है जीव का, पर का मतलब होता है दूसरा तो, और जीव का मतलब होता है यापन करना। यानी वे खरपतवार जो फसल विशेष पर परजीवी के रूप में रहते हो, परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। जैसे ऋतुगे में अमर के देखो, वे खरपतवार जो फसल विशेष पर परजीवी के रूप में रहते हो, परजीवी के रूप में रहते हो, परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। जैसे उदाहरण बताओ, रिंजगामे अमरवेल, रिंजगामे अमरवेल। अब अमरवेल क्या होता है बेटा? एक परजीवी खरपतवार है, तो कौन सी फसल पे रहता है? रिंजगे पे रहता है। किस पे रहता है बेटा? रिंजगे पे। जब अमरवेल के नाम से नींबू के प्लांट्स में भी मिलता है, ये पीली पीली सी होती है। यानी कहने का मतलब अपना पूरा जीवन यापन किस पे करती है? दूसरे प्लांट्स पे करती है। तो इस खरपतवार को क्या कहते हैं? परजीवी खरपतवार कहते हैं। वे खरपतवार जो फसल विशेष पर परजीवी के रूप में रहते हो क्या कहलाते हैं? परजीवी खरपतवार कहलाते हैं। जैसे रिंजगे में अमरवेल। अब पढ़ेंगे लास्ट में विशेष शुष्क जलवायु के खरपतवार। विशेष शुष्क जलवायु के खरपतवार। विशेष शुष्क जलवायु के खरपतवार। अब इसमें क्या होता है? जो कुछ खरपतवारों की विशेष जलवायु की परिस्थितियों की आवश्यकता वृद्धि एवं किसी विकास के लिए होती है। लिखो बेटा, कुछ खरपतवारों के विशेष जलवायु परिस्थितियों की विशेष जलवायु परिस्थितियों की विशेष जलवायु परिस्थितियों की आवश्यकता वृद्धि एवं विकास के लिए होती है। आवश्यकता वृद्धि एवं विकास के लिए होती है। जैसे काशी,
कासनी जो खरपतवार होता है कौन सी जलवायु होता है, ठंड में होता है। कौन सी जलवायु होता है, ठंडी जलवायु में कासनी खरपतवार को ठंडी जलवायु, कासनी खरपतवार को, कासनी खरपतवार को ठंडी जलवायु, ये हो गया बेटा विशेष उष्ण जलवायु के खरपतवार। यानी कहने का मतलब कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनको अपनी वानस्पतिक वृद्धि के लिए अलग से क्या होनी चाहिए, जलवायु की आवश्यकता होती है। इनकी वृद्धि के लिए क्या होती है, जलवायु की आवश्यकता होती है। जैसे आपको उदाहरण बताया, जो कासनी खरपतवार होता है इसके लिए विशेष जलवायु, जैसे ठंडी जलवायु में कासनी क्या हो जाता है, अपने आप उग जाती है, वो कहलाते हैं विशेष उष्ण जलवायु के खरपतवार। ये पढ़ लिया पढ़ने खरपतवार फसल संबंध के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। सबसे पहले पढ़ा पढ़ने निरपेक्ष खरपतवार, दूसरा पढ़ा सापेक्ष खरपतवार, तीसरा पढ़ा नकलची खरपतवार, चौथा पढ़ा रोगी खरपतवार, पांचवा पढ़ा परजीवी खरपतवार और छठा पढ़ लिया पढ़ने विशेष उष्ण जलवायु के खरपतवार। इनमें से एक डेफिनेशन हर बार एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, ध्यान रखना। सबसे पहले निरपेक्ष खरपतवार में क्या पढ़ा, यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो क्या नाम से फसल की उपज को कम कर देते हैं। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं, निरपेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे कोई सा भी खरपतवार मान लो, जैसे बथुआ, प्याजी, सत्यानाशी जो भी है, ये सीधे किसको उपज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। दूसरा खरपतवार क्या पढ़ा बेटा पढ़ने, सापेक्ष खरपतवार। सापेक्ष खरपतवार क्या होता है, यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो क्या नाम से, जिसकी किसान बुआई नहीं करता और किसी दूसरी फसल में अपने आप उग जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं। जैसे गेहूं के खेत में पढ़ने चना, तो चना जो उगता है वो चना क्या होता है बेटा, एक सापेक्ष खरपतवार होता है। उसके बाद क्या पढ़ा पढ़ने, नकलची खरपतवार, यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जिनकी बाहर की जो आकृति होती है वो किसके समान होती है, फसल के पौधों के समान होती है और इनको पहचान पाना बहुत कठिन होता है, इसलिए क्या कहते हैं, नकलची खरपतवार। जैसे इसका उदाहरण बताया था, गेहूं के खेत में गेहूं सा होता है और धान के अंदर सांवा होता है। उसके बाद पढ़ा था पढ़ने रोगी खरपतवार। अब रोगी खरपतवार क्या होता है कि कोई भी फसल है, किसी फसल के अंदर उसी फसल का अन्य किस्म का जब पौधा उग जाता है ना, और वो जो पौधा उगता है उस पौधे को क्या कहते हैं अपन, रोगी खरपतवार। जैसे अपन ने गेहूं की रात 1482 किस्म हुई और उसके अंदर ये लोकवन का पौधा उग जाता है ना, तो लोकवन का पौधा क्या कहलाता है बेटा, रोगी खरपतवार। परजीवी खरपतवार में क्या होता है, ये खरपतवार जो अपना दूसरों पे क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं, जैसे रिचकेप, मरबेल। और ये होता है कि विशेष उष्ण जलवायु खरपतवार, इसमें क्या होता है, खरपतवारों को उगने के लिए विशेष जलवायु की क्या होती है बेटा, आवश्यकता होती है। वे क्या कहलाते हैं, विशेष उष्ण जलवायु के खरपतवार कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे अगला क्लासिफिकेशन है प्रजनन विधियों के आधार पर, पत्तियों की बनावट के आधार पर। जो कि बनावट के आधार पर। चौथा क्लासिफिकेशन है पत्तियों की बनावट के आधार पर। वर्गीकरण। अब पढ़ेंगे बेटा अपन पत्तियों की बनावट, यानी खरपतवारों की जो पत्तियों की बनावट होती है, जो शेप होती है, उसके आधार पे क्या पढ़ेंगे अपन, वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेगा अपन चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। सबसे पहले ये वे खरपतवार जिन पौधों की पत्तियां क्या होती हैं, चौड़ी होती हैं, वो खरपतवार क्या कहलाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं।
जैसे बथुआ होता है, लहसुआ होता है, पत्थर चट्टा होता है, इनकी पत्तियां क्या होती है बेटा? चौड़ी होती है। जैसे लहसुआ, बथुआ और पत्थर चट्टा। लिखो, वे खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़ी होती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहलाते हैं। जैसे बथुआ, लहसुआ और पत्थर चट्टा। ठीक है, बथुआ, लहसुआ और पत्थर चट्टा। ठीक है, हो गया बेटा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। अब पढ़ेंगे संकरी पत्ती वाले खरपतवार। संकरी पत्ती वाले खरपतवार। अब इसमें एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि क्या नाम से निम्न में से चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार कौन सा है? उदाहरण देगा, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देता है, जैसे एक में पत्थर चट्टा और 3 ऑप्शन दे दिए, घास है और गेहूं है, बूटा है। तो इसमें क्या आएगा बेटा? पत्थर चट्टा है। तो पत्थर चट्टे की पत्ती क्या होती है? चौड़ी होती है। बथुए की पत्ती भी क्या होती है? चौड़ी होती है। लहसुए की पत्ती भी क्या होती है? चौड़ी होती है। अब पढ़ेंगे संकरी पत्ती वाले खरपतवार। संकरी पत्ती वाले खरपतवार। देखो बेटा, वे खरपतवार जिनकी पत्तियां संकरी होती हैं, जिनकी पत्तियां संकरी होती हैं, जिनकी पत्तियां सक्रिय होती हैं। जैसे दूबघास, गेहूं, मोथा। अब दूबघास का वो गेहूं का वर्णन कर लें तो डिस्माइनर हो गया, मोथा का साइप्रस रोटेंडस हो गया और दूबघास का होता है साइनोडोन डक्टाइलोन। क्या होता है बेटा? साइनोडोन डक्टाइलोन। दूबघास का साइनोडोन डक्टाइलोन, ये उसका फैलेरिस माइनर और मोथे हो गया साइप्रस रोटेंडस। अब पढ़ेंगे अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे मृदा जलवायु के आधार पर। इसके आधार पर बेटा मृदा जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। ये हो गया पत्तियों की बनावट के आधार पर। पत्तियों की बनावट के आधार पर 2 पढ़ लिए, एक तो चौड़ी पत्ती वाले और दूसरा पढ़ लिया संकरी पत्ती वाले। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार वे खरपतवार जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, जैसे बथुआ, लहसुआ, पत्थर चट्टा। वे खरपतवार जिनकी पत्तियां सक्रिय होती हैं, जैसे दूबघास, गेहूं, मोथा। अब पढ़ेंगे बेटा मृदा एवं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। जलवायु के आधार मृदा एवं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। पहला पढ़ेंगे बेटा जलमग्न भूमियों के खरपतवार। इसमें पहला पढ़ेंगे जलमग्न भूमियों के खरपतवार। जलमग्न भूमियों के खरपतवार। अब
इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं बेटा जो कहने का मतलब अधिक पानी वाले क्षेत्रों में उगते हैं। नाम से पता चल रहा है जल का मतलब पानी, मगध का मतलब डूबना। अरे जल का मतलब तो पानी और मगध का मतलब डूबना। कहने का मतलब इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो अधिक पानी की आवश्यकता होती हो या अधिक पानी वाले क्षेत्रों में उगते हो, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? जलमग्न भूमियों के खरपतवार कहलाते हैं। यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है या अधिक पानी वाले क्षेत्रों में उगते हो, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? जलमग्न भूमियों के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे इनके उदाहरण होते हैं जलकुंभी है, जंगली धान है। इनके उदाहरण क्या है? इनको क्या होता है? पानी की अधिक आवश्यकता होती है। यदि इनको पानी कम कर दिया जाए तो ये खरपतवार क्या हो जाते हैं? अपने आप नष्ट हो जाते हैं। लिखो इस वर्ग में वे सभी, इस वर्ग में वे सभी खरपतवार सम्मिलित है। इस वर्ग में वे सभी खरपतवार सम्मिलित हैं जो अधिक जल वाले क्षेत्रों में, यानी जो अधिक पानी वाले क्षेत्रों में, जो अधिक जल वाले क्षेत्रों में उगते हो, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? जलमग्न भूमियों के खरपतवार क्षेत्रों में उगते हो। जैसे जलकुंभी। दूसरा उदाहरण लिखो बेटा जंगली धान। जंगली धान। मृदा एवं जलवायु के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ लिया जलमग्न भूमियों के खरपतवार। नाम से पता चल रहा है जल का मतलब पानी, मग्न का मतलब रहना। यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो अधिक जल वाले क्षेत्रों में उगते हो, जलमग्न भूमियों के खरपतवार कहलाते हैं। उदाहरण बता दिया जलकुंभी और जंगली धान। अब दूसरा पढ़ेंगे बेटा शुष्क क्षेत्रों वाले खरपतवार। शुष्क क्षेत्रों वाले खरपतवार। शुष्क क्षेत्रों वाले खरपतवार। अब शुष्क क्षेत्र वाले इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो कहने का मतलब सूखे वाले क्षेत्रों में उगते हो, कम पानी वाले क्षेत्रों में उगते हो, वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? शुष्क क्षेत्र वाले खरपतवार कहलाते हैं। देखो इस वर्ग में वे सभी खरपतवार आते हैं वे सभी खरपतवार आते हैं वे सभी खरपतवार आते हैं जो कम पानी वाले क्षेत्रों में, जो कम पानी वाले क्षेत्रों में उगते हो, क्या कहलाते हैं? शुष्क क्षेत्रों के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं जलबेरी की झाड़ी, जैसे जलबेरी, वायुसरी, इसका उदाहरण बबूल भी हो सकता है, बबूल। ये सारे क्या है बेटा? शुष्क क्षेत्रों वाले खरपतवार हैं। अब पढ़ेंगे तीसरा कृषि क्षेत्र के खरपतवार। दो पढ़ लिए जलमग्न भूमियों के खरपतवार, शुष्क क्षेत्र के खरपतवार। अब पढ़ेंगे कृषि क्षेत्रों के खरपतवार।
अब कृषि क्षेत्रों के खरपतवार क्या कहलाते हैं, यानी इस वर्ग के अंदर वे सभी खरपतवार आते हैं जो फसल की उपज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, कृषि क्षेत्र के खरपतवार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृषि क्षेत्र के खरपतवार कहलाते हैं। तीसरा लिखो, कृषि क्षेत्र के खरपतवार। इस वर्ग में वे सभी खरपतवार आते हैं इस वर्ग में वे सभी खरपतवार आते हैं वे सभी खरपतवार आते हैं जो फसल की उपज को कम कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, कृषि क्षेत्र के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे बथुआ, कृषणनील, जैसे बथुआ, कृषणनील, हिरणकुली, गेहूं आदि खरपतवार होते हैं। कृषि क्षेत्र के इस वर्ग के अंदर 20 सभी खरपतवार आते हैं जो क्या कर देते हो, फसल की उपज को कम कर देते हो। वही खरपतवार क्या कहलाते हैं बेटा, कृषि क्षेत्र के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे आपको उदाहरण होता है, बथुआ है, कृषणनील है, हिरणकुली है, गेहूं है आदि। ये सभी खरपतवार किसमें आते हैं बेटा, कृषि क्षेत्र के खरपतवार के अंतर्गत आते हैं। अब पढ़ेंगे अकृषि क्षेत्रों के खरपतवार। इसके बेटा अकृषि क्षेत्र के खरपतवार। नाम से पता चल रहा है बेटा, अकृषि का मतलब जहां कृषि कार्य नहीं करते उन क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार क्या कहलाते हैं, अकृषि क्षेत्रों के खरपतवार कहलाते हैं। अकृषि का मतलब जहां पर कृषि कार्य नहीं करते, कृषि कार्य कहाँ नहीं करेंगे, जैसे सड़कें होती हैं, रेल मार्गें होती हैं, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार क्या कहलाते हैं, अकृषि क्षेत्रों के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे लैंटाना, कैमरा, कांस है, धतूरा है और बूंदू है, ये सारे क्या होते हैं बेटा, अकृषि क्षेत्रों के खरपतवार होते हैं। देखो, सड़क, रेल मार्गों, औद्योगिक क्षेत्रों, में उगने वाले खरपतवार सड़क, रेल मार्गों, औद्योगिक क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवारों को अकृषि क्षेत्रों के खरपतवार कहते हैं। अकृषि क्षेत्रों के खरपतवार कहते हैं। जैसे
लेंटाना कैमरा, जैसे लेंटाना कैमरा। दूसरा उदाहरण बेटा कांस। ये हो गया बेटा अकृषि क्षेत्रों के खरपतवार। अकृषि का मतलब जहां अपन कृषि कार्य नहीं करते उन क्षेत्रों में उगने वाले खरपतवार क्या कहलाते हैं? अकृषि क्षेत्रों के खरपतवार कहलाते हैं। जैसे अकृषि जैसे सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, इनमें उगने वाले खरपतवार क्या कहलाएंगे? अकृषि क्षेत्रों के खरपतवार कहलाएंगे। जैसे आपको उदाहरण बताया लेंटाना कैमरा और कांस, ये दोनों खरपतवार क्या होते हैं? अकृषि क्षेत्रों में उगते हैं। वे खरपतवार क्या कहलाते हैं? अकृषि क्षेत्र के खरपतवार। जैसे और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे इसका उदाहरण होता है गोखरू। गोखरू भी अकृषि क्षेत्र में उगता है, जैसे गोखरू। ये हो गया हमारा मृदा एवं जलवायु के आधार पे क्लासिफिकेशन। आज अपन ने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े। पहला पढ़ लिया अपन ने मृदा जलवायु के आधार पे, पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था बेटा अपन ने खरपतवार फसल संबंध के आधार पे। दूसरा पढ़ लिया पत्तियों की बनावट के आधार पे, और तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया आज क्या नाम से? मृदा एवं जलवायु के आधार पर वर्गीकरण। 3 पॉइंट अपन ने आज क्लासिफिकेशन पढ़े। कल अपन पढ़ेंगे प्रजनन विधियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण। लास्ट हमारा छठा क्लासिफिकेशन होगा प्रजनन विधियों के आधार पे खरपतवारों का वर्गीकरण। अब आपको क्या करना है बेटा? साथ के साथ इनके अच्छे से नोट्स बनाने। ये नहीं कि आप तैयारी नहीं कर रहे हो, एग्जाम आ जाए फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए आपको साथ साथ में इनके नोट्स बनाने और साथ साथ आपको याद करने। कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है बेटा, धन्यवाद।